जब पहली बार प्लूटो को फाइंड किया गया तब साइंसदान समझते थे कि प्लूटो एक डेड सितारा है, यानी इसकी जमीन बिल्कुल डेड है। यहाँ पर कोई भी जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती और ना ही यहाँ पर वोल्केनोस फटते हैं। लेकिन जब न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के पास से गुजरा तब इसने प्लूटो की बिल्कुल क्लियर तस्वीरें भेजी और कुछ तस्वीरों में आइस वोल्केनोस को देखा गया। हैरान करने वाली बात यह है कि साइंसदान के मुताबिक आइस वोल्केनो प्लूटो के अलावा पूरे सोलर सिस्टम में किसी और सितारे पर नहीं है। जैसे प्लूटो मिस्टीरियस है वैसे ही उसके क्रीपी ड्वार्फ सितारे भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं। जब नासा के बहुत एडवांस टेलीस्कोप यानी जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया गया तो वहां साइंसदानों को ऐसी चीजें मिली जो लाइफ की तरफ इशारा कर रही थी। आखिर जेम्स ने वहां क्या अजीब देखा, क्या सच में वहां लाइफ मौजूद है या नहीं, ये कमाल की इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। नासा का सबसे एडवांस टेलीस्कोप जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट को काफी स्टडी किया। जब साइंसदान इन ऑब्जेक्ट के डेटा को स्टडी कर रहे थे उस वक्त उन्होंने नई चीजों को नोटिस किया। इन चीजों को पहले कभी नहीं देखा गया था। 25 जनवरी 2024 के दिन एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें यह बताया गया था कि सूरज से निकलने वाली रेडिएशन के प्रेशर की वजह से इंटरस्टेलर डस्ट के पार्टिकल्स लगातार सूरज से दूर जाते जा रहे हैं। इस चीज का मतलब है कि जिन ऑब्जेक्ट्स और डस्ट पार्टिकल्स को हम कीपर बेल्ट में देखते हैं वो कभी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर वाले हिस्से का एक्टिव पार्ट हुआ करते थे। जो ऑब्जेक्ट्स हमारी जमीन से बहुत ज्यादा दूर होते हैं उनको स्टडी करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें उन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग वेवलेंथ में देखा जाता है। इन वेवलेंथ में जो एरिया सबसे ज्यादा रोशन दिखाई देता है या फिर जिस एरिया का कलर तब्दील हो जाता है उस कलर को डिटेक्ट करके पता चल जाता है कि इस ऑब्जेक्ट में कौन सा एलिमेंट मौजूद है और ये भी पता चल जाता है कि वो एलिमेंट कितनी मिकदार में मौजूद है। इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब नेपच्यून से आके क्यूपर बेल्ट में देखा गया तो वहाँ बहुत सारे कलर्स को नोटिस किया गया। इन कलर्स का क्यूपर बेल्ट में कैप्चर होना दो चीजों की तरफ इशारा करता है, या तो क्यूपर बेल्ट में मौजूद हर ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई खास एलिमेंट मौजूद है जो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है, या फिर कॉस्मिक या गैलेक्टिक रेस जब इस एरिया में मौजूद चीजों पर पड़ती है तो हो सकता है उसी वजह से साइंसदानों को इतने सारे कलर्स दिखाई दिए। लेकिन साइंसदान का कहना है कि इन कलर्स का मतलब है कि हो सकता है कि इन ऑब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं लाइफ के सबूत मौजूद हों। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि साइंसदानों ने ऐसा क्यों कहा। जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को प्लूटो से आके एरिस माके की तरफ पॉइंट किया गया तब काफी देर तक उनकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया गया। पहले इन ऑब्जेक्ट्स को डेड माना जाता था लेकिन न्यू स्टडी से पता चला कि इन पर कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। एरिस और माके के एटमॉस्फेयर और सरफेस में मीथेन और हाइड्रोजन मौजूद है। ये बात सबको पता है कि ये दोनों आइस ऑब्जेक्ट हैं। इसका मतलब है यहाँ बर्फ होगी, वहाँ हाइड्रोजन भी होगी। असल में इन सारे ऑब्जेक्ट्स को इनएक्टिव ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। साइंसदानों के मुताबिक यहाँ जब कोई ऑब्जेक्ट बना होगा तो ये कंपाउंड उसकी फॉर्मेशन के साथ ही बने होंगे और तब से लेकर आज तक यहाँ मेजर कोई नए कंपाउंड नहीं बने होंगे, क्योंकि नए कंपाउंड्स के लिए एनर्जी चाहिए होती है और ये ऑब्जेक्ट सूरज से इतनी ज्यादा दूर है कि यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँच पाती है। ऐसा साइंसदान पहले मानते थे लेकिन जेम्स की नई स्टडी ने सबको गलत साबित कर दिया। जब साइंसदानों ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए एरिस और माके के DH रेशियो को कैलकुलेट किया तो वो हैरान रह गए। अब यहाँ सवाल आता है कि ये DH रेशियो क्या है। असल में ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही एक आइसोटॉप होता है। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, यहाँ हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद होता है, वही ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी होता है, जिसकी वजह से इनका मास भी एक हाइड्रोजन एटम के मुकाबले में ज्यादा होता है। इस रेशियो से किसी सितारे की फॉर्मेशन, उसकी जियोलॉजिकल तारीख और वहाँ किस फ्रीक्वेंसी में कौन सी एक्टिविटी हो रही है इसका आइडिया लगाया जा सकता है। असल में साइंसदानों के मुताबिक आज के टाइम में जितना भी ड्यूटेरियम मौजूद है वो सारा ड्यूटेरियम आज से 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग के वक्त बना था। फिर ये ड्यूटेरियम किसी न किसी सितारे पर पहुंचा होगा। अब अगर किसी सितारे पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है तो वहाँ नॉर्मल हाइड्रोजन की मकदार एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजिंग की वजह से बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से उस जगह की ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन रेशो कम हो जाती है। और अगर किसी जगह पर किसी भी तरह ऐसी एक्टिविटी नहीं होती, वो प्लेनेटरी
ऑब्जेक्ट बिल्कुल डेड होता है तो इसका मतलब है वहाँ हाइड्रोजन की मकदार नहीं बढ़ सकती और वहाँ की DH रेशो चेंज नहीं हुई। इसलिए डेड ऑब्जेक्ट का DH रेशो एक्टिव ऑब्जेक्ट की निस्बत ज्यादा होता है। पहले एरिस और माके को इनएक्टिव स्यारा माना जाता था, इसीलिए ये माना गया कि वहाँ मौजूद मीथेन में डिटोरियम ज्यादा होगा, यानी वहाँ DH रेशो ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इन्हें स्टडी किया तो इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि इनकी कोर से फ्रेश मीथेन निकल रही है, यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की कोर आज भी एक्टिव है, जिसकी वजह से इनके अंदर गर्मी हो सकती है। स्टडी में ये भी बताया गया है कि इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर पानी के एलिमेंट्स को भी देखा गया है, जिसका मतलब है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की बर्फीली चादर के नीचे पानी का समुद्र हो सकता है। यहाँ पर कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स यानी 13C और 12C की रेशियो को भी देखा गया है। आज से अरबों साल पहले पानी कॉमेट और एस्ट्रॉइड के जरिए जमीन पर आया था। अगर सच में ऐसा है तो ये कॉमेट अल्लाह के हुक्म से कीपर बेल्ट और ऑड क्लाउड से जमीन पर आए थे और इन कॉमेट में भी 13C/12C की रेशो मौजूद है और ये रेशो एरिस और माके में भी मौजूद है, जिसका मतलब है यहाँ वही पानी मौजूद है जो हमारी जमीन पर मौजूद है, यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट पर वही पानी मौजूद है जो अरबों साल पहले जमीन पर हुआ करता था। साइंसदानों ने सारे डेटा को देखते हुए इन दोनों ऑब्जेक्ट के 3 मॉडल रखे, जिनके मुताबिक इन आइस ड्वार्फ सियारों की 4 लेयर्स हैं: सरफेस, आइस शेल, वाटर और कोर। इस पूरे स्ट्रक्चर में कोर में सारी एनर्जी जनरेट होती है, जिसका असर लिक्विड वाटर पर होता है। जब ये वाटर गर्म होता है तो वहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है और जब ये प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो ये आइस शेल से बाहर निकल जाता है। साइंसदानों की स्टडी में कहा गया कि जो मीथेन इन ऑब्जेक्ट पर अभी डिटेक्ट की गई है उसका हाइड्रोजन इसी आइस शेल के नीचे मौजूद लिक्विड वाटर से आ रहा था। और इस स्टडी से 2 बातें सामने आती हैं कि अगर किसी स्टार की रोशनी सियारे पर अच्छे से नहीं पहुंच पा रही तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। और इस स्टडी के मुताबिक इस वक्त इन दोनों सियारों की वही कंडीशन है जो अरबों साल पहले जमीन की थी, तो हो सकता है कि कुछ अरबों सालों बाद यहाँ लाइफ पॉसिबल हो सके। ये कायनात अल्लाह की है। अल्लाह यहाँ चाहे और जब चाहे हर कंडीशन में लाइफ पैदा कर सकता है, जिसके बारे में हम इंसान सोच भी नहीं सकते। फजर के वक्त आसमान में ईस्ट की तरफ आपको बहुत रोशन स्टार दिखाई देगा, लेकिन ये स्टार नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा रोकी सियारा वीनस है। इसके अलावा वेस्ट में मगरिब के 30 से 40 मिनट बाद भी ये बहुत चमकता हुआ बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। इस इमेज को देख, इसमें सूरज के करीब आपको ये छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा होगा, ये वीनस है। दिन में आप इसे सूरज के करीब देख सकते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म सियारा है। ये इतना ज्यादा गर्म है कि इस पर लावे के समुद्र बहते हैं और तेजाब की बारिश होती है। जब इस सियारे को अंदर से देखने के लिए साइंसदानों ने वहां एक रोवर को भेजा तो उसने ऐसी चीजें रिकॉर्ड की जिनके बारे में साइंसदानों ने सोचा नहीं था। आखिर वहां उन्होंने क्या देखा, ये कमाल की इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। ये सियारा सूरज से 180 मिलियन किलोमीटर दूर है और ये सूरज के हैबिटेबल जोन में आता है। हमारी जमीन सूरज के हैबिटेबल जोन के सेंटर में मौजूद है, जबकि ये सियारा हैबिटेबल जोन के स्टार्ट में मौजूद है, जिसकी वजह से साइंसदान को लगा कि इस पर पानी हो सकता है। क्या सच में इस पर पानी था? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सूरज के गिर्द इसे अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 224.7 दिन लगते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी सियारे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में ग्रुप होता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वीनस बाकी सियारों की निस्बत उल्टी डायरेक्शन में इतनी स्लो रफ्तार में घूमता है कि इसका एक दिन वीनस के 243 दिनों के बराबर होता है, जो वीनस के 1 साल से भी बड़ा होता है। यानी जब वीनस सूरज का एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है तो उसका एक दिन कंप्लीट होता है। उल्टा घूमने की वजह से वहाँ सूरज मगरिब से निकलता है और मशरिक में ग्रुप होता है। ये तो थी इसके बाहर वाली बात, लेकिन इसके अंदर क्या था साइंसदानों को नहीं पता था।
हैबिटेबल जोन के स्टार्ट में होने की वजह से साइंसदान को लगा कि ये भी हमारी जमीन जैसा स्यारा हो सकता है और यहाँ पर समुंदर और बड़े बड़े पहाड़ हो सकते हैं। इसीलिए इसे अंदर से देखने के लिए रशिया ने 1961 से लेकर 1983 तक वेनेरा स्पेसक्राफ्ट को वीनस पर भेजा। सबसे पहले 6 वेनेरा स्पेसक्राफ्ट को वीनस पर भेजा गया, जिनमें वेनेरा 1, वेनेरा 2, 3, 4, 5 और वेनेरा 6 शामिल थे। ये सभी स्पेसक्राफ्ट वीनस के एटमॉस्फेयर में जाते ही गुम हो जाते। इनमें से सिर्फ वेनेरा 3 ने वीनस के सरफेस पर लैंड किया, लेकिन वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा था कि लैंडिंग करते ही वो पिचक गया। 6 स्पेसक्राफ्ट तबाह होने के बाद रशिया ने एक बार फिर से 1975 में वेनेरा 9 को वीनस पर भेजा और ये वहां लैंड हो गया, जिसके पास ये 55 मिनट तक एक्टिव रहा। इस दौरान उसने वीनस की कई तस्वीरों को जमीन पर भेजा और पहली बार हम वीनस के अंदरूनी हिस्से को देख रहे थे। इन तस्वीरों में साइंसदान जो कुछ देख रहे थे वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा साइंसदानों ने वीनस के बारे में सोचा था। इन तस्वीरों के बाद रशिया मजीद वीनस के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए रशिया ने वेनेरा 13 और 14 को वीनस पर भेजा और इन स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार इस सियारे की सरफेस की कलर्ड इमेज भेजी। इन तस्वीरों में साइंसदान देख रहे थे कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर लावे का समुंदर बहता है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर 167 एक्टिव वोल्केनोस हैं, जिससे लावा निकल रहा है। इतने ज्यादा हार्श कंडीशन में किसी भी स्पेसक्राफ्ट का टिक पाना इम्पॉसिबल है। स्पेसक्राफ्ट ने वीनस पर एक आवाज रिकॉर्ड की, जिसे आप सुन सकते हैं। इसमें बहुत तेज बिजली चमक रही थी और तेज हवा चलने की आवाज रिकॉर्ड हुई। यानी वहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी रफ्तार 360 किलोमीटर फी घंटा है। जब स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में दाखिल होते तो ये तेज हवाएं उसको पुश करती, जिससे वो सही से लैंड नहीं हो पाते। वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि जमीन से ये एक स्टार की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है इसका मोटा एटमॉस्फेयर, जिसमें बहुत बड़े बड़े बादल मौजूद हैं। जब इन बादलों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो डेंस बादलों की वजह से रोशनी का 70% हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमें एक स्टार की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। स्टडी से ये भी पता चला कि इस सियारे पर पानी का समुंदर हुआ करता था। तो सोचने वाली बात ये है कि वो समुंदर कहाँ गया। इसके बारे में जानने के लिए रशिया ने एक और स्पेसक्राफ्ट को वीनस पर भेजा। इस बार इसने वीनस पर लैंड नहीं करना था, बल्कि स्पेस में रहकर उसके गिर्द ऑर्बिट करते हुए वीनस की सरफेस की मैपिंग करनी थी, जिसकी वजह से साइंसदान पहली बार वीनस के डेंस बादलों के नीचे छुपी हुई जमीन को देख पाए। इस जमीन पर कहीं भी पानी का कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ पर हर तरफ वोल्केनोस फट रहे थे और लावे की नदियां बह रही थी, जिसे देखकर साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान हुए। इसके अलावा यहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़ भी है, जिसका साइज माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा है। साथ ही यहाँ बहुत बड़ी बड़ी खाइयां और क्रेटर्स मौजूद हैं। इतने ज्यादा वोल्केनोस के फटने की वजह से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार में इजाफा हुआ और यहाँ बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ। इसी इफेक्ट की वजह से वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म सियारा है। ये इफेक्ट एक शील्ड की तरह काम करता है। सूरज की गर्मी वीनस के अंदर तो आ सकती है, लेकिन वीनस के बाहर नहीं जा सकती और कई 100 करोड़ सालों तक गर्मी वीनस के अंदर इतनी ज्यादा जमा हो गई कि आज ये गर्म तरीन प्लेनेट है। इसके अलावा रशिया को वीनस के पहाड़ों पर एक चमकती हुई अजीब सी चीज दिखाई थी। जब गौर से देखा गया तो वो चौंके, क्योंकि इतने गर्म सियारे पर ये चमकती हुई चीज बर्फ है, जो मेटल की तरह पहाड़ों पर जम चुकी है। जब सूरज की रोशनी इस बर्फ पर पड़ती तो ये बर्फ रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देती, जिससे ये पहाड़ चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। रशिया के स्पेसक्राफ्ट ने वीनस से एक और चीज को नोटिस किया कि जब सोलर विंड्स वीनस पर पड़ती हैं तो इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलती है। असल में ये पानी है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में वीनस से निकल रहा है। ये इस बात का सबूत है कि शायद वीनस पर समुंदर हुआ करता था, लेकिन साइंसदान को आज भी ये नहीं पता कि वीनस इतना खतरनाक सियारा कैसे बन गया।
आपका इस सियारे के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की एक और शानदार डिस्कवरी की। नेपच्यून जो हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सियारा है, ये हमसे 4.5 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है। इसका कलर नीला है, जिसकी वजह से ये आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस मौजूद है, जो सूरज की इंफ्रारेड रोशनी का ज्यादा हिस्सा जज़ब कर लेती है और बहुत कम रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इसका बहुत ज्यादा हिस्सा देख नहीं पाता। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से ये कुछ ऐसे दिखाई देता है। इसका एक फायदा भी है, इससे नेपच्यून के गिर्द मिट्टी से भरी रिंग्स और बड़े बड़े बादल क्लियर दिखाई देते हैं। ये नेपच्यून की अब तक की सबसे क्लियर इमेज है। इस तस्वीर में नेपच्यून के इस रिंग को साइंसदान पहली बार देख रहे थे और इसी तस्वीर में हमें नेपच्यून के 14 मून्स भी नजर आ रहे हैं। साइंसदान अभी भी नेपच्यून की तस्वीर को स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।